हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में पूरा एक कंपाइल वीडियो लाया हूं, जो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उनके जन्म से लेकर उनकी भारत में क्या उन्होंने अपने स्वतंत्रता के को पाने के लिए क्या क्या रास्ता चुना और उनकी मृत्यु तक आपको पूरी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो गांधी जी का आपका जीवन और मरण का समय 1867 से लेकर 1869 से लेकर 1948 तक रहा था। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जीवनी को देख लेते हैं, इनकी जीवनी को हम। तो गांधी जी का जन्म पश्चिम तट के अरब सागर के किनारे एक पोरबंदर नामक छोटे से नगर में हुआ था और उसे सुदामापुरी भी कहते थे। ठीक है, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, और उनका नाम बचपन का नाम था मोहनदास। ठीक है, परिवार के सभी लोग उन्हें प्रेम से मोहनिया कहकर पुकारते थे और उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनका पूरा नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी, जिसे लोग शॉर्ट में काबा गांधी भी बोलते थे। उन्हें शॉर्ट में क्या मतलब, उनको उनका दूसरा भी नाम काबा गांधी भी था। ठीक है, और गांधी का मतलब यहाँ मोदी भी होता है। और उनके जो पूर्वज थे वो तीन पीढ़ी से बनिया का काम नहीं कर रहे थे और उन लोगों वो गांधी जी जाति से बनिया थे, मगर उनके जो पीढ़ी थे पिछले 3 पीढ़ी वो बनिया का काम नहीं करते थे और उनके पिताजी जो थे वो काठियावाड़ के देसी राजाओं के यहाँ दीवान का काम करते थे। यह एक शॉर्ट आपको ब्रीफ गांधी जी के जीवन के बारे में दे दिया। और उनकी माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है, अब गांधी जी का विवाह और शिक्षा के बारे में हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी का विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था, मतलब उनका बाल विवाह हुआ था। और 7 वर्ष की अल्प आयु में गांधी जी का सगाई हो गया था और 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो चुका था। उस समय उनको कोई भी नॉलेज नहीं था शादी का, कि क्या होता है शादी, कैसे उसकी परंपराओं को हम निभा सकते हैं, उनका कोई भी आइडिया नहीं था। ठीक है, अब उनकी शिक्षा और दीक्षा कैसे हुई इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वो एक साधारण से बालक थे, मतलब मॉडरेट, पढ़ने में एकदम एवरेज थे। ठीक है, और औसत लड़के जैसे होते हैं एवरेज, वैसे ही वो पढ़ते थे और वैसे वो तेज थे। 18 वर्ष की आयु में वे मैट्रिक पास कर चुके थे और मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया और वो उनको उसमें मज़ा नहीं आया, मतलब उनको इंटरेस्ट उतना नहीं आया उस पढ़ाई में। तो उनके कोई एक करीब दोस्त ने उन्हें सलाह दिया, सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हो। तो उन्होंने कुछ मन बनाया और 4 सितंबर 1888 को मोहनदास विलायत के लिए चले गए। ठीक है, अब वे अपने बैरिस्टर की पूरी पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? विलायत चले गए। उस समय तक वे बाल्यकाल तक से उभर ही रहे थे कि उनका विवाह तो हो ही गया था और वे इस बाल विवाह की कुप्रथा से आगे बढ़कर विलायत जा रहे थे, जो कि एक कुप्रथा मानी जाती थी। और उन्होंने अपनी माता से वादा किया कि आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं वहाँ तो जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मगर मैं वहाँ मांस मदिरा या फिर उसका कुछ भी सेवन नहीं करूँगा। ये अपनी माता को उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो फिर सन 1891 में 10 जून को महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की, मतलब वे इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पर बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की और 11 जून को 2.5 सीलिंग, ठीक है, कितने 2.5 सीलिंग जमा करके उन्हें हाई कोर्ट में पंजीकरण कराया और 12 जून को वो भारत के वापस आ गए। तो उन्होंने अपनी माता से वादा किया था कि मैं 3 साल तक वहाँ पे रहूँगा, 1888 से लेकर 1891 तक रहूँगा, और उन्होंने अपने वादा के मुताबिक 3 साल के बाद वे भारत वापस आ गए अपनी बैरिस्ट्री की पूरी पढ़ाई करके। तो ये गांधी जी की शिक्षा दीक्षा थी शॉर्ट में। अब गांधी जी का बैरिस्ट्री जीवन, अब जो गांधी जी अपना पढ़ के आए वो भारत में अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे थे कि मैं कितना पढ़ा हूँ और मैं कुछ इससे कमा सकता हूँ कि नहीं। तो वे पहले अपने बम्बई में बैरिस्ट्री की शुरुआत किया, पर वहाँ
उनकी प्रतिभा की कोई कदर नहीं हुई और वे पहली बार एक केस लिए और उसके वो 30 रुपये जो लिए थे वो उन्होंने अपने वकालत के लिए वे उनको लिए। और जब वो वकालत करने के लिए अदालत में घुसे तो जज के सामने उन्हें चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गिर गए। इससे वे बहुत ही लज्जा का पात्र बन गए और उन्होंने तुरंत उसका केस जो लिया था उनका पैसा भी वापस कर दिया और अंत में वे राजकोट लौट गए। ठीक है, राजकोट में भी उन्होंने अपना कुछ कमाने के लिए निर्वाह योग्य पैसे मिलने लगे, मतलब कुछ कुछ काम करके उन्होंने अपने पैसे जुटाने लगे। पर वो उनका जैसा वो थे पर उनके हिसाब से वो काम नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के पास गए, मगर उनके बड़े भाई एक अच्छे पोस्ट में थे। वे मतलब एक मंत्री थे और जो पोरबंदर में रियासत में मंत्री थे। ठीक है, और उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो नौकर चाकर थे उन्होंने गांधी जी को ऐसा बोल दिया कि वो बेइज्जत महसूस करके वहाँ से चले गए और उन्होंने इससे उनका जो भी मनोबल था और टूट गया और उसके बाद वे राजकोट में वकालत करने की सुविधाजनक अपने आप को नहीं मानते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गांधी जी को कैसे अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाना, ये जो गांधी जी का जब दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ इससे उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन में वो घुल मिल गए और वे आगे बढ़ गए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, तो वे अपने जीवन में सोच ही रहे थे कि अब हमको आगे क्या करना है। तो एक व्यवसायी आए जो जिनका दक्षिण अफ्रीका में एक व्यवसाय चलता था, कुछ उसमें केस चल रहा था। तो उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और बोला कि ये पूरी 40,000 का केस है और मैं चाहता हूँ कि ये केस आप ले। मतलब ये केस वहाँ के वकील लड़ ही रहे थे पहले से ही, मगर इनको ये इसलिए नियुक्त किए क्योंकि वे चाहते थे कि वे वहाँ पर अब दक्षिण अफ्रीका में जाएं और वहाँ के जो भी विपक्ष है उनको अपना केस समझा दें। ठीक है, ये पूरा केस कितना का था? 40,000 पाउंड का था। तो गांधी जी ने ये प्रस्ताव को मान लिया और वो वहाँ पर गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं 1 साल से भी ज़्यादा वहाँ पर नहीं लौटूंगा। मगर गांधी जी को क्या पता था कि वो 1 साल कब 21 साल हो जाएगा और वे वहाँ रुक जाएंगे और वे वहाँ पर क्या क्या कर डालेंगे, उन्हें ये भी विश्वास नहीं था। और वे सन 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए और 21 साल तक रहे, जो कि 1914 तक वो रहे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वे अप्रैल 1893 में डरबन पहुँचे, मतलब दक्षिण अफ्रीका में डरबन एक जगह है वहाँ पर पहुँचे और उन्हें विश्वास था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। मगर यह विश्वास उनका खरा नहीं उतरा और उनके साथ रंग भेद के बहुत ही ज़्यादा उनको व्यवहार सहना पड़ा। ठीक है, डरबन पहुंचने के 2 दिन बाद सेठ अब्दुल्ला उन्हें कोर्ट में ले गए। अब उनका जो केस था वो तो उनके लिए जाएंगे ही, तो वो कोर्ट गए और जज जब वहाँ पे आए तब उनके साथ गांधी जी के साथ एक घटना घटी जो कि उन्हें बहुत यादगार रही और वो अपने पुस्तकों में इसका जिक्र भी किए हैं। और उन्होंने कहा कि जब जज अंदर आए तो वो एक भारतीय थे, तो और भारतीय परंपरा के हिसाब से उन्होंने अपनी माथे पे पगड़ी पहना हुआ था और जज ने उन्हें कहा कि आप अपना पगड़ी उतार दीजिए। मगर गांधी जी को यह अस्वीकार कर दिया और वो इस आज्ञा को अवहेलना करके वे कोर्ट से बाहर चले गए और इसका उन्होंने कोर्ट से बाहर जाकर ही विरोध किया। ठीक है, ये उनके साथ एक घटना घटी। फिर इस घटना के बाद ही दक्षिण अफ्रीका में अब वे प्रिटोरिया के लिए रवाना होना था, जहां प्रिटोरिया ट्रांसवाल की जो राजधानी थी। गांधी जी जिस मामले में आए थे वह प्रिटोरिया के ही कोर्ट में था, मतलब गांधी जिस मामला के लिए आए थे दक्षिण अफ्रीका वो मूलतः प्रिटोरिया का ही कोर्ट में था। तो उन्हें पता चल गया था कि भारतीयों की दशा वहाँ अच्छी नहीं थी, मतलब उन्हें इसी घटना से उन्हें समझ में आ गया था कि भारतीयों की दशा दक्षिण अफ्रीका में अच्छी नहीं थी। और तभी उनके साथ एक रंगभेद की भी घटना हुई जब वे रेल यात्रा कर रहे थे अपने प्रिटोरिया जाने के लिए। तो वो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और बैठे थे, तो एक गोरे आदमी ने वहाँ पे प्रवेश किया उस बोगी पे और वो देखा कि एक काला आदमी उस ट्रेन पे बोगी पर बैठा हुआ है। उसे यह अच्छा नहीं लगा और उसने रेल कर्मी को बुलाकर बोला कि ये काला आदमी यहाँ पर कैसे बैठ सकता है, तो उसे हटाओ।
तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और मगर गांधी जी को ज़बरदस्ती रेल कर्मी ने स्टेशन पर उतार दिया और यह गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने वहाँ पे वहाँ पे मतलब स्टेशन पर ही रुक गए और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए अपना रास्ता ढूंढने लगे। ठीक है। और इसी घटना ने गांधी जी को सत्याग्रह के लिए अधिक से अधिक प्रेरित भी किया था। तो सन 1901 में वह एक बार पुनः भारत लौटे, किंतु शीघ्र ही नौटाल के भारतीयों ने उन्हें वापस चलाने के लिए तैयार कर लिया। जिस काले कानून वो काला कानून क्या था? तो भारतीयों का पंजीकरण करने वाला विधेयक था। ठीक है, जिसमें भारतीयों का पंजीकरण हो रहा था। तो इसे वापस लेने के लिए गांधी जी ने भी बहुत जोर एक आंदोलन किया और 1914 में वह कानून वापस लिया गया और भारत लौटने से पूर्व वे इंग्लैंड गए। सन 1915 में वह फिर भारत लौट आए। ठीक है। अब गांधी जी का भारत में आगमन। अब गांधी जी का भारत में आगमन हुआ मतलब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक अपना सफलतापूर्ण अभियान को पूरा किया। ठीक है। उसके बाद भारतीयों की स्थिति के लिए उन्होंने वहाँ पे बहुत ही सारे कार्य किए। उसके बाद उन्होंने भारत पर आके भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या उन्होंने काम किया, अब हम देखेंगे। ठीक है। तो 25 मई 1915 को अहमदाबाद में उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आश्रम में लोगों को किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी लोग इक्वलिटी में रहेंगे और इसमें अनटचेबिलिटी की भी कोई भावना नहीं रहेगी। मगर एक दिन एक मतलब अनटचेबल पीपल आए, मतलब एक अनटचेबल जो आदमी थे वो आए, तो उनको वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो कर्मी थे वो अस्वीकार कर दिया और इससे गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने आप में बोला कि मैं इस चीज़ का बहुत विरोध करता हूं और गांधी जी ने इससे बहुत ही असंतुष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देख लिया कि कैसे भारत में अछूत को इस तरह से देखा जाता था। और ये आपका जो आश्रम का जो स्थापना किया गया था वो मूलतः आपका डोनेशन से चलता था और इस घटना के वजह से गांधी जी ने जो सपोर्ट किया, इससे जो अमीर वर्ग के लोग थे जो वहाँ पे डोनेशन देते थे, उन्होंने अपना डोनेशन लेना बंद कर दिया। पर गांधी जी को भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रहता था और उनको आशा था कि कहीं ना कहीं से भगवान उनकी सहायता करेंगे। ठीक है। तो यही हुआ। एक दिन एक आदमी आए जिनका नाम अम्बालाल साराभाई था और उन्होंने गांधी जी को कहा कि मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ या फिर मैं आपको एक मदद करना चाहता हूँ, तो आप स्वीकार करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि क्यों नहीं जी, ज़रूर मैं स्वीकार करूँगा, आप अगर कुछ ऐसा सहायता देंगे। तो उन्होंने जो अम्बालाल साराभाई थे, उन्होंने उस समय गांधी जी को बहुत ही आर्थिक आवश्यकता थी अपने आश्रम को चलाने के लिए, तो उन्होंने 13,000 रुपये गांधी जी के हाथों में देकर वहाँ से चले गए। ठीक है। गांधी जी मूल रूप से यह स्वीकार करते थे कि जब भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक भारत की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं होगी और सन 1919 से पहले देश की राजनीति में मुख्य रूप से सुधारवादी स्वर गूंज रहा था। इस गूंज और सुधार से स्वाधीनता की मांग को प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय गांधी जी को ही जाता है। ठीक है। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए प्रयास। अब गांधी जी का भारत में स्वतंत्रता के लिए क्या प्रयास रहा वो हम देखेंगे अब। तो गांधी जी ने प्रारंभ से ही देश को राजनीति में अपना भरपूर योगदान दिया। ठीक है। आपको पता है गांधी जी ने कैसे अपने स्वतंत्रता के लिए राजनीति में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय सत्याग्रहों में सफलता प्राप्त की थी। तो इन सत्याग्रहों में वो सफलता प्राप्त करने से उनके अंदर जो मोटिवेशन आया था उससे वह भली भांति जानकार थे। ठीक है। अब प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद देश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने यह आशा किया कि अंग्रेज शासन युद्ध में दिए गए सहयोग के बदले भारतीयों को नागरिक सुविधा देंगे। ठीक है, वो जेन्युइन सी बात है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको उसके बदले भी आपको कुछ तो चाहिए होगा ही। तो उन्होंने भारतीय लोगों ने आशा किया था, पर किंतु ऐसा हुआ नहीं और भारत को उसके उल्टा में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग का कांड का सामना करना पड़ा। और इसका आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था और जालियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये जो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जालियांवाला बाग कांड और उसके बाद अंग्रेजों
अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया गांधी जी को सन 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए विवश कर दिया। अब क्या हुआ कि जो जालियांवाला कांड हुआ था उसमें लोग बैसाखी के महोत्सव के लिए एक जगह जुटे थे, ठीक है, जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग में घुसने के लिए भी एक ही गेट था और बाहर जाने के लिए भी एक ही गेट था, ठीक है। तो उसी समय जनरल डायर वहाँ पे आए और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे लोगों पे, मासूम लोगों पे। और उन्होंने तब तक गोलियां नहीं रोकी जब तक उनके गोली में बारूद ख़त्म नहीं हो गया था। और इस नरसंहार से उन्हें कोई भी मतलब कोई भी उनको आहत नहीं हुआ। बोले कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सबसे, उन्हें कोई दुखी नहीं हुआ। और इसी के विरोध के लिए गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया था। और इस असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनी क्या लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हम सरकारी पद को छोड़ देंगे, अर्ध सरकारी समारोह को भी हम बंद कर देंगे, उपाधियों को त्याग देंगे, अवैध नीति पदों को भी त्याग देंगे, सरकारी न्यायालयों में जाना बंद कर देंगे और कौंसिल तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर देंगे। तो गांधी जी ने खुलेआम इसको कह दिया था लोगों को, और लोगों ने आंख मूंद कर गांधी जी का सपोर्ट भी किया, ठीक है। मगर क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा संचालित यह आंदोलन पूर्णतया अहिंसात्मक था। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, आपको भी पता है। और क्या हुआ कि सभी लोग तो ये अहिंसक नहीं थे। और इससे क्या हुआ कि गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक चोरी चौरा कांड हो गया, जो कि 8 फरवरी 1919 की सुबह में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में 21 लोग थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। इससे क्या हुआ कि गांधी जी बहुत ही आहत हुए और गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अभी भारत स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है और इसे आगे और भारत को और थोड़ा टाइम लगेगा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। और इसी के साथ उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और इसी के साथ उन्होंने यंग इंडिया नामक एक पत्रिका में लिखा था कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो कोई भी लोग हड़ताल नहीं करेंगे, क्रोधित नहीं होंगे और जुलूस नहीं निकालेंगे। इससे क्या हुआ कि 10 मार्च 1922 की रात को गांधी जी को साबरमती आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसी के हिसाब से लोगों ने उनका बात सुना और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद एक भी कुत्तों ने भौंका नहीं। तो उन्होंने इसको और मतलब लोगों के अंदर और क्या बोलते हैं कि अग्नि को भड़काने की कोशिश किया, पर वे लोग गांधी जी के अहिंसा के पुजारी बन चुके थे और उन्होंने इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, ठीक है। अब जिन दिनों गांधी जी जेल में थे उस समय अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकरो की नीति भारत में डाल दी थी और उन्होंने जातिवाद को भी बहुत भड़का दिया था। और अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम को वे लोग लड़वा रहे थे, ठीक है। और सन 1924 में जब गांधी जेल से बाहर आए तब स्थान स्थान पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे। तो इससे बहुत ही गांधी जी को आहत पहुंचा और चारों ओर उन्होंने अशांति का भाव देखा। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए उन्होंने 21 दिन का एक लंबा उपवास किया, जिससे क्या हुआ कि पूरे देश में हड़कंप मच गई और लोगों में हिंदू मुस्लिमों ने अपना बंद कर दिया लड़ाई को। उन्होंने 21 दिन का उपवास करके इस चीज़ को शांत कर दिया, ठीक है। अब 21 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, ठीक है। और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। फिर 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ठीक है। इसमें गांधी जी ने 11 शर्तों के आधार पर समझौता करना चाहा, पर इसे हम लोग 11 सूत्री मांग भी कहते हैं, जो कि ये जो इरविन थे वो उन्होंने इसे नहीं माना, ठीक है। और गांधी जी ने कहा कि मैंने अंग्रेज़ों से 2 रोटी मांगी और उन्होंने हमें वापस पत्थर दिया, ठीक है। और कांग्रेस के निश्चय के अनुसार 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम को सदैव के लिए त्याग दिया, ठीक है। और अपने 79 साथियों के साथ पैदल ही समुद्र तट पर बसे दांडी नामक स्थान की ओर रवाना हुए और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया, ठीक है। और उन्हें इसके परिणाम के तहत उन्हें बंदी बना लिया गया। और सन 1931 में इंग्लैंड
में गोलमेज सम्मेलन भी हुआ और गांधी जी को उसमें बुलाया भी गया और गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी कि जैसे अनटचेबिलिटी को अंत कर देना, मतदान का अधिकार देना, पर उनका एक भी अधिकार को नहीं माना गया और उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन को एक ढोकलासा सिद्ध कहा। ठीक है, ढकोसला कहा कि ये एक ढकोसला था, मतलब एक ड्रामा था। तो भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सन 1932 में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया। अब 1932 को उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन पुनः प्रारंभ किया और कांग्रेस के इस आंदोलन के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, और 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी तथा दूसरे नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, अब आगे 8 मई 1933 को गांधी जी जेल से मुक्त हुए और सन 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र के आधार पर सन 1935 का अधिनियम बना और सन 1937 में सांसदीय व्यवस्था के लिए आम चुनाव हुए। ठीक है, और सन 1939 में विश्व युद्ध, जो कि दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें कांग्रेस के बिना कोई परामर्श लिए बिना ही अंग्रेजों ने क्या किया कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित कर दिया। और इसी को देखते हुए वो जितने भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल के मंत्री थे उन्होंने 1939 में अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और गांधी जी को आशा था कि इसके बाद भी अंग्रेज उनको अब स्वतंत्रता दे देंगे, मगर 17 अगस्त 1940 को ऐसा नहीं होने पर 17 अगस्त 1940 को गांधी जी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के करीब, अब कैसे गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के करीब पहुंचे वो आगे देखेंगे। 22 मार्च 1942 को बातचीत के लिए क्रिप्स को भारत भेजा गया। ठीक है, पर इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और साथ ही साथ सभी राष्ट्र नेता भी बंदी बना लिए गए थे इसके बाद, आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ठीक है, अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता को प्राप्त कर गया। यह हमारे लिए बहुत ही गोल्डन डे था। ठीक है, संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जा रहे थे। ठीक है, और उस समय स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी, पर हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट गया, जिसे हम आज भी कहते हैं भारत और पाकिस्तान। ठीक है, जिस समय देश स्वतंत्रता का अभिवादन कर रहा था, खुशी मना रहा था, तो एक तरफ गांधी जी अपने नम आंखों से अपने आंसू पोंछते हुए जा रहे थे, और क्योंकि उस समय दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा होने लगा था, इससे गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने आमरण, ठीक है, आमरण अनशन आरंभ किया, जिससे इस अनशन से हिंदू मुस्लिम कांप उठे और इस दंगे को उन्होंने अपने इस अनशन से शांत किया और गांधी जी ने एक शांति का संदेश भी इससे दिया। ठीक है, अब गांधी जी का इस अंतिम समय, अब गांधी जी पूरे स्वतंत्रता भारत को दिला चुके थे और उनके बाद इनका अंतिम समय आ गया। और गांधी जी चाहते थे कि मैं एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करूं जिसमें सभी लोग सुखी रहें और किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। ठीक है, और कोई सी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। ठीक है, उनका यह मान्यता था और गांधी जी बहुत ही ज़्यादा गीता से प्रभावित थे और वे उसी का पालन करते थे। और वह 30 जनवरी 1948 को वह काला दिन आया जब महात्मा गांधी प्रार्थना करने जा रहे थे और उसी बीच नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उनके सामने आया और गांधी जी को छाती पर 3 गोलियां मारी और गांधी जी ने मरते मरते हाथ जोड़कर हे राम कहकर संसार से अलविदा ले लिया। तो आशा करता हूँ आपको गांधी जी के बारे में पूरा कुछ मैंने आपके सामने एक शॉर्ट बायोग्राफी रख दिया है और मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, उसके लिए माफ़ करिएगा, मगर जानकारी आपको इसमें अनलिमिटेड मिलेगी। ठीक है, तो इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनको भी गांधी जी के बारे में जानकारी दीजिए। सो थैंक यू।